नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी काफी दिनों बाद कंचन नौटियाल। वेलकम बैक ऑन द शो कंचन। और व्यूअर्स ने आपको काफी मिस किया। खैर, आप आई और बाजार में बाहर आई, देखिए मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और 122 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ, बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेज़ी है। लेकिन हालांकि इंट्राडे में बढ़त गवाई है दोनों ही इंडेसेस ने। ब्रेथ बेहतर स्थिति में है, अच्छी लगेगी आपको, चौतरफा खरीदारी है बाजार में। लेकिन सवाल अहम वही कि ये जो रिकवरी आज के सत्र में देखने को मिली है कितनी टिकाऊ है, क्या करना चाहिए यहाँ पर, और क्या प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बांध कर निकलें अभी या फिर अभी भी बने रहें, कैसा नजरिया होना चाहिए, सब पे करेंगे बातचीत। साथ ही आपके क्वेरीज को भी एड्रेस करेंगे। और हमारे साथ हैं राजेश सातपुते जी, मार्केट एक्सपर्ट। राजेश जी, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से रिकवरी आई है आज मार्केट में, इसको कैसे देखते हैं और क्या नजरिया आप इंडिसेस पर? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग कंचन एंड मॉर्निंग एवरीवन। श्रेया, देखिए ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था क्योंकि बाजार अगर इतना गैप करके खुलेगा और वो भी इतनी वोलेटिलिटी के बाद, तो जनरली ये सस्टेन नहीं होता। और इसलिए मैंने आपको सुबह जब आपने मुझे भारत फोर्स पे व्यू दिया था तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार डिप देगा। और मुझे अभी भी लगता है कि ये डिप थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। 25,100 तक का एक करेक्शन, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ श्रेया, 25,120 से लेके 25,100, ये मुझे लगता है आज के दिन का क्लोज होना चाहिए। प्रोबेबली वहां तक एक बार के लिए निफ्टी फिसल सकता है और उसके बाद प्रोबेबली थोड़ा सा स्टेबल होगा। लेकिन ये जो पुल बैक था, दैट वाज यूज्ड बाय ट्रेडर टू लिक्विडेट लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि 2 दिनों में जो वोलेटिलिटी हुई है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेडर पोजीशन रखेगा। उनको एक उछाल मिला और उसमें लिक्विडेशन होगा। तो आज के लिए तो डेफिनेटली मैं यही कहूंगा, तो थोड़ा सा वेट करे, बाजार थोड़ा स्टेबल होने दे। मुझे लगता है निफ्टी 25,100 तक एक बार के लिए जाए। सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड इक्वल बैठता है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में 25,150 तक हो सकता है कि हमें एक डिप आता हुआ दिखाई दे। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच इस टाइम पे आपको बाजार के ऊपर बरतनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। विल ट्राई कि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेरीज हैं उनको एड्रेस किया जाए ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप सीएनबीसी आवाज, श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल सभी को टैग करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ा जाए और जो सबसे पहले दर्शक हैं वो हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं, सत्यवान जी। सत्यवान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी बताइए, क्या सवाल? मैडम, मुझे 800 शेयर लिए थे मैंने पीएनबी के 216 के रेट में। ओके जी, अब आगे मुझे क्या करना चाहिए? 1 साल तक मैं रख सकता हूँ? ठीक है, 800 शेयर लिए ना पीएनबी के? जी, ठीक है, पीएनबी के लिए या बंधन बैंक के लिए? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेरी है मेरे पास वो बंधन बैंक। बंधन बैंक, सॉरी बंधन बैंक। हाँ ठीक है, बंधन बैंक 800 शेयर्स और 216 की खरीद है। 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, 400 साढ़े 400 पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद लगातार यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। और अगर नंबर्स की भी बात करी जाए तो एसेट क्वालिटी यहाँ से हमें थोड़ी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देखा जाए या वाई ऑन वाई बेसिस पे भी देखा जाए। सातपति सर, गुड मॉर्निंग। और क्या करना चाहिए बंधन बैंक में? मॉर्निंग कंचन। देखिए कंचन, अगर आप बंधन बैंक का चार्ट देखें तो थोड़ा वीकली चार्ट है। मीन्स नॉट ओनली डेली चार्ट, इवन वीकली चार्ट भी अगर आप देखें, जो आपका एक अच्छा, आप कह सकते हैं जहां हम एक दिन का एक कैंडल स्टिक देखते तो यहाँ पे एक वीक का एक कैंडल स्टिक देखते, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सस्टेन नहीं होगा। प्रोबेबली करंट लेवल से 120 125 तक का एक करेक्शन और आएगा। मोटा मोटी उतना कोई स्ट्रांग नहीं है। मुझे स्टॉप लॉस देना है तो मुझे लगता 100% डाउट है कि ये भी हिट हो जाएगा, क्योंकि इतने सब रैली में, इतने बैंकिंग में अच्छी रैली आई है लेकिन बंधन ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरा व्यू थोड़ा इसमें बेरिश है। अगर आपको उछाल मिले से एग्जिट करे, मुझे नहीं लगता 145 से 150 ये इसके लिए एक स्टिफ रेजिस्टेंस होगा। तो फॉर मी इट्स अ सेल ऑन राइज। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है बंधन बैंक से आपको। चलिए, ये व्यू हो गया बंधन बैंक पर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अरविंद नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। अरविंद जी नमस्कार। जी, आपको भी नमस्कार जी, सवाल सर आपका? मेरा 2 सवाल है। एक फिन्यूलेक्स केमिकल पर है जिसमें 2000 शेयर मेरे पास है, 32 रुपए 43 पैसे पर।
और दूसरा है एक साइड इंडस्ट्रीज पर 438 रुपए कुछ पैसे की खरीद है। साइंट कहा आपने? जी, साइंट कहा आपने? एक्साइड, ठीक है, एक्साइड जी। 200 शेयर है उसके 438 रुपए कुछ पैसे पर। रुकने को तो दोनों में मैं रुक सकता हूँ, लेकिन अगर कुछ उम्मीद आगे प्रॉफिट की दिखे तब। और नजरिया क्या है सर आपका, लंबी अवधि या छोटी अवधि के नजरिए से पूछ रहे हैं आप? अगर लंबी अवधि का हो तो रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए सर आपका सवाल में। तो अरविंद जी पूछ रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं फिनोटेक्स केमिकल से, और 22 पर कर रहे कारोबार, 32 रुपए की इनकी खरीद है, 10 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस झेल रहे हैं। 6 महीने में राजेश जी मैं देख रही थी चार्ट, 60% करेक्ट हुआ है ये, भारी बिकवाली 6 महीने में देखने को मिली है। और 52 वीक लो 20 था इसका, 35 से काफी करेक्ट होकर अब उससे थोड़े ही आसपास है, 52 वीक लो के आसपास। क्या किया जाए इस पर्टिकुलर काउंटर में, मुनाफा बनेगा यहाँ पर? श्रेया देखिए, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे तो कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो एक दिखता है कि इसमें इनफैक्ट एक बहुत बड़ा स्पाइक आया था, और वो जो स्पाइक था वो करीबन 24 रुपए से लेके 36 रुपए तक गया था। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इसी स्पाइक में ट्रैप हुए होंगे, प्रोबेबली कोई न्यूज आउट हुआ होगा और न्यूज पे ट्रैप हुए होंगे। तो मेरे हिसाब से काउंटर इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर करंट लेवल से देखें तो 24 से लेकर 26 ये इसका सप्लाई पॉइंट है। एट लेवल ऑफ 22.38 में इतना ही कहूंगा आपको एग्जिट लेना है 24-26 के रेंज में। फिलहाल आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 21 रुपए का। जिस पे क्या व्यू रहेगा? 438 की खरीद है। विच वन, सॉरी फिर से बोलिए। एक्साइड सर, 438 की खरीद है, 332 पे कर रहा है कारोबार एक्साइड, आज 2% अप है। देखिए श्रेया, मुझे लगता है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में अगर आप ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर भी वीक है। लेकिन मैं यही कहूंगा क्योंकि इसमें वीकली चार्ट अगर आप देखें तो इसमें सपोर्ट जो है वो है करीबन 320 से लेके 330 का, और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से फिलहाल ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें बनती है, अगर आप वीकली चार्ट देखें तो डबल बॉटम दिखता है, और अगर आप थोड़ा उसे चार्टिकली और उसको कोई एड ऑन करें तो डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो चांसेस है कि एक साइड इस लेवल के आसपास एक बार के लिए सेटल होने की कोशिश करे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि फिलहाल आप बने रहे, स्टॉप लॉस 315 का होगा, होल्ड रखे। अगर यहाँ से संभलता है, बाजार संभलता है, सामने बजट है, कुछ पॉजिटिव मिलता है, तो यहाँ से अच्छी रैली मिलेगी, प्रोबेबली 380 से लेके 400 का। तो ये प्रोबेबिलिटी है, एश्योरिटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी है। तो आपको फिलहाल रखना है होल्ड 315 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये थी राय एक्साइड इंडस्ट्री पे। एक दूसरा स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, जिंदल स्टेनलेस। इसके नंबर्स आए और नंबर्स के बाद यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3% का हमें एक अपसाइड देखने को मिला है। और Q3 के नंबर्स के ऊपर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में करीब करीब 6% का उछाल देखने को मिला है। भाई प्रॉफिट की भी बात करी जाए तो वहां पे भी एक शार्प जंप हमें देखने को मिला है, मार्जिन भी सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। तो आउटलुक के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर और डेफिनेटली गाइडेंस पे हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ गए हैं कंपनी के CEO तरुण खुबले जी। तरुण जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, नंबर्स डेफिनेटली अच्छे देखने को मिले हैं और स्ट्रीट ने उसको उस तरीके से रिस्पेक्ट भी किया है। लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें EBITDA पर टर्न की, तो वो किस तरीके की है और यहाँ से हमें EBITDA पर टर्न क्या इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा? सिंस हमने देखा है कि जो निकल है वो भी कूल ऑफ हुआ है और जो बाकी के फेरोक्रोम्स है वहां पे भी ऑफ लेट एक कूलिंग देखने को मिली है। तो हमने EBITDA पर टन की अगर बात करते हैं तो हमने इस FY26 के लिए अपना EBITDA पर टन का गाइडेंस 19 to 21,000 रुपीस पर टन दिया था। और अगर हम अपने 9 महीने के रिजल्ट्स को अगर एवरेज में भी देखते हैं तो वी हैव डिलीवर्ड अराउंड 21,300 के करीब हमने डिलीवर किया है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी सिचुएशन को देखते हुए हमारा जो ईयर क्लोजिंग है वो भी अराउंड दिस नंबर और कुड बी स्लाइटली बेटर आल्सो, बट अराउंड दिस नंबर और दिस इज व्हाट मुझे लगता है कि हम लोग को क्लोज करना चाहिए EBITDA पर टन में। ओके, ठीक है। तरुण जी गुड मॉर्निंग, श्रेया बात कर रही हूँ। नतीजे अच्छे रहे और आपने अपनी राय भी रखी, लेकिन मेरा सवाल आपसे एक्सपोर्ट्स मार्केट को लेकर है। और इस क्वार्टर में मैं देख रही थी आंकड़े, एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल सेल्स में कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली थोड़ा कम रहा है, और जिस तरीके से US और यूरोप में डिमांड अनसर्टेनिटी है, तो इस बीच क्या आप थोड़ा अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट्स की तरफ? गुड मॉर्निंग श्रेया।
यस, जो मार्केट्स में जब एक्सपोर्ट मार्केट की हम बात करते हैं तो हमारे इसेंशियली जैसा हम हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे मेजर एक्सपोर्ट मार्केट्स में एक यूएसए है और एक यूरोप है। यूएसए मार्केट में अनसर्टेनिटी ड्यू टू उनकी अपनी पॉलिसीज को लेकर के कॉन्टिन्यूसली बनी हुई है, वहां पे नए नए स्टेटमेंट्स आते रहते हैं, तो जो बायर्स हैं वो थोड़े से होल्ड करते हैं, थोड़े से अप्रिहेंसिव रहते हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में एक सीबाम जो कि अब डेफिनेटिव फेज में 1 जनवरी से आ रहा है, वो भी लास्ट क्वार्टर में सबको मालूम था कि 1 जनवरी से वो डेफिनेटिव फेज में आएगा। लेकिन सीबाम के ऊपर जो यूरोपियन यूनियन ने जो वहां से बहुत क्लियर जो कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी और थ्रेशोल्ड लिमिट्स जो हैं वो उन्होंने ऑलमोस्ट दिसंबर एंड में जाकर के डिक्लेयर करी। तो एक तो उसकी वजह से काफी लोगों को कंफ्यूजन रहा क्योंकि जब वही चीजें नहीं आ रही थी। लेकिन अभी भी जो उन्होंने क्लियर नहीं किया है वो है कि इसका वेरीफायर कौन होगा, जब जो जो टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी सीबाम टैक्स की, और वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजी क्या होगी। तो इन चीजों को देखते हुए एक थोड़ा सा वहां पे भी जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, दैट इज ऑल्सो होल्डिंग कुछ डिसीजंस बायर्स के, वो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है। जहां तक हमारी बात है, हमने पहले भी कहा कि हम इसेंशियली तो हम डोमेस्टिक मार्केट पर फोकस करते हैं, और इसीलिए अगर आप देखेंगे हम अपनी जो ग्रोथ के जो हमने अपने वॉल्यूम इंक्रीज के जो भी जो भी गाइडलाइंस दिए थे वो हम पूरा कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट में हमारे नंबर्स परसेंटेज टर्म्स में नीचे आए हैं, बट हमारे ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स कंटिन्यूसली जो हमने गाइडेंस दी थी वो है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट चूंकि हमारा बेस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इवन विद द सिमिलर एक्सपोर्ट नंबर परसेंटेज टर्म में थोड़ा सा वैसे भी कम दिखता है, बट एट द सेम टाइम मैं ऑलरेडी एक्नॉलेज कर रहा हूं कि जो मेजर मार्केट्स में हैं उनमें इस समय थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल तो रहा है, बट गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स कैन चेंज, दे कैन चेंज अगेन वेरी फास्ट, और जैसे ही अगर सिचुएशन चेंज होगी अकॉर्डिंगली वी विल आल्सो बी प्लेसिंग आवर। ओके, तो वॉल्यूम ग्रोथ इंटैक्ट है, और इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स की जैसे आपने बात की इस क्वार्टर में 5% की देखने को मिली है, लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर को देखा जाए तो इस टाइम पे चीजें ठीक दिखाई दे रही है। अगर इस टाइम पे हम बात करें स्टील प्राइस हाइक की, तो कोई ऐसा चेंज हमें देखने को मिला है, और इंटरनेशनल प्राइसेस को किस तरीके से देख रहे हैं इन क्वार्टर 4? अलॉन्ग विद दैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में जो एवरेज रियलाइजेशन है वो हमें बेटर होते हुए दिखाई दे सकते हैं? इसको दो तरह से एड्रेस करते हैं। पहले आपने प्राइसिंग की बात करी। स्टेनलेस स्टील में हम हमेशा से कहते आए हैं कि प्राइसिंग कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल के मूवमेंट्स होते हैं निकल के एंड क्रोम के एसेंशियली, एंड ऑफ कोर्स शेडेड स्क्रैप भी उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट लाता है, बट मेनली निकल एंड फेरोक्रोम, उसके मूवमेंट के साथ साथ प्राइसेस में मूवमेंट ज्यादा होती है। और यही वजह रही है कि क्वार्टर 3 में निकल में लोअर साइड में था, लेकिन यस अभी निकल थोड़ा ऊपर साइड में गया है, तो प्राइसिंग में अकॉर्डिंगली मूवमेंट्स हुए हैं। एंड नॉर्मली थोड़े से लैग के साथ ये जो मूवमेंट होते हैं रॉ मटेरियल के वो हम पास ऑन करते हैं, और ये जो ट्रेंड है मूवमेंट का वो इंटरनेशनली भी सिमिलर है, क्योंकि जैसे ही मूव होता है तो स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ग्लोबली भी सेम वे में रिस्पॉन्ड कर रही है रॉ मटेरियल के प्राइसिंग के मूवमेंट को लेकर के। जहां तक रियलाइजेशन की बात है वो थोड़ा बहुत हमारे प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर भी वेरी करता है। जैसे हमने क्वार्टर 3 में अगर देखें तो हमारा 300 सीरीज का जो प्रोडक्ट मिक्स में जो परसेंटेज था वो थोड़ा सा कम हुआ, 200 सीरीज बढ़ा, बट वो उसका भी मार्जिनल इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन जहां तक प्राइसिंग की बात है, इट इज एज आई एक्सप्लेन, वो उस तरीके से ज्यादा मूव करती है, और करंटली ग्लोबली प्राइसेस ऊपर बिकॉज ऑफ निकल के ऊपर जाने से और क्रोम के भी थोड़े बहुत ऊपर जाने से थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट है। ओके, तो इस प्राइस वोलेटिलिटी को आप ऐसे अप्रोच कर रहे हैं तरुण जी। आगे चल के आने वाले क्वार्टर्स और फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए गाइडेंस क्या रहेगी सर आपकी? तो अभी हमने गाइडेंस का जहां तक सवाल है, बिकॉज अभी तो हम अपने जो FY26 के हमने दिए थे उनके ऊपर वी आर स्टिकिंग। 27 की गाइडेंस के लिए थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि इतने अनसर्टेनिटी सब जगह चल रही है, एंड वेरी सून जब हम नेक्स्ट कॉल में आपके साथ आएंगे तो हम आपको FY27 की गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। वेल, एक क्विकली मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। महाराष्ट्र के ऊपर जो आपने केपेक्स का प्रपोजल दिया था दैट इज अराउंड 40,000 करोड़, उसके ऊपर क्या अपडेट है?
तो महाराष्ट्र के ऊपर जैसा हमने बोला था कि महाराष्ट्र को हम जो देख रहे हैं वो एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट काफी बड़ा जो हमारा लगाने का प्लान है, क्योंकि जिंदल स्टेनलेस की जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है लॉन्ग टर्म, वो हम महाराष्ट्र में उस जर्नी को देख रहे हैं और उसी के हिसाब से हमने वहां पे पूरा वो इन्वेस्टमेंट प्लान किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी ग्रीन फील्ड को लगाने के लिए जो सबसे पहले जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिसमें लैंड एक्विजिशन भी है, अदर अप्रूवल्स की भी जरूरत पड़ती है, तो उनके ऊपर काम चालू है। लैंड के ऊपर भी धीरे धीरे प्रोग्रेस आ रही है, क्योंकि समहाउ हिंदुस्तान में ग्रीन फील्ड लगाने में थोड़ा सा स्लो प्रोसेस तो होता है, ये मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात को समझते हैं, बट मूवमेंट हो रहा है और बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर के अंदर हम अपने डेफिनेटिव प्लान्स के साथ आपके पास आएंगे। ओके सर, उम्मीद करते हैं और एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। सर बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और एक बार जिंदल स्टेनलेस का चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार। राजेश जी 770 के लेवल पर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे थे जिंदल स्टेनलेस के मैनेजमेंट। चार्ट्स में वो कन्विक्शन नज़र आ रहा है? श्रेया देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप इसको थोड़ा-सा पोजिशनली देखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि इसका वीकली चार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। 750 के आस-पास यहाँ पे बेस बनता है। वही अगर आप थोड़ा डेली पे जाए तो दो 740 के आस-पास 200 डीमा बनता है। तो चार्ट देख के लगता है कि दिस इज़ अ बाय ऑन डिप, तो प्रोबेबली वोलेटिलिटी में इसे एक्यूमुलेट करे। अगर मैं सही ठहरा तो इसका टारगेट बनेगा करीबन 850 प्लस का। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जिंदल स्टेनलेस में आपको अपनानी है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवालों का रहेगा इंतजार। और नई दिल्ली से संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? एनटीपीसी ग्रीन 279 शेयर है 120 रुपए पे। मैं Okay. अभी इसको क्या कहूँ, काफी टाइम से ले रखा हूँ, लॉन्ग टर्म भी रख सकता हूँ, तो इसको अभी एवरेज करूँ या ऐसे ही होल्ड करूँ या सेल कर दूं क्या? और एक दूसरा है एमटीएनएल का 466 शेयर 51 रुपीज पे, तो दोनों पे सलाह चाहिए था। ठीक है, शुरुआत एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ करते हैं। जैसे कि आपने मेंशन किया 120 की खरीद है और आपके पोर्टफोलियो में 280 शेयर्स हैं, 90 पे कारोबार कर रहा है। लगातार एक डाउन ट्रेंड का सिलसिला लिस्टिंग से ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और करीबन 30% जो है ये लुढ़क चुका है तब से लेके अब तक। क्या करा जाए सातपुते सर? मुझे लगता है एनटीपीसी ग्रीन का चार्ट फ्रैंकली इतना कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। जब से लिस्ट आया तब से वो कंटिन्यूअस आप कह सकते हैं सेलर के हाथ में है। कहाँ तक जा सकता है? मैं वही चेक कर रहा था कि 85 तक का इसमें करेक्शन अभी भी बाकी है। सो एट अ लेवल ऑफ 90, 85 यानी 5 पॉइंट में 5 रुपए का और डिप यहाँ पे आ सकता है। लेकिन क्या इस लेवल पे बेचना चाहिए? तो आई थिंक नहीं, क्योंकि नया लिस्टिंग है। एट द सेम टाइम ये अपने लोएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो ये जो प्राइस डिस्कवरी का सेशन है वो अभी भी चलेगा। प्रोबेबली आपको इसमें 1 आध साल और रखना पड़ेगा, तब जाके आपको 100-105 का भाव मिल सकता है। तो अगर उतना रुक सकते हैं तो डेफिनिटली आप बने रहें। और इसमें और एक चीज़ है कि सामने बजट है, तो प्रोबेबली इस सेक्टर में थोड़ी बहुत हलचल आ सकती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि होल्ड रखें, इसी का स्टॉप लॉस रखें। 100, 105 का पहला रेजिस्टेंस है, अगर वो सरपास करता है तो फिर बड़ी तेजी होगी। ओके, तो ये थी राय एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी पे। एक सवाल और है एमटीएनएल के ऊपर। 61 की बाइंग है, 400 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। काफी गिरावट यहाँ पे लगातार देखने को मिली है और 2024 में देखें, अगर रीसेंट पास्ट की बात करें, उससे पहले का अगर छोड़ दे तो वहां से ये 60-65 के लेवल पे था जहां पे खरीदारी की गई। उसके बाद लगातार एक डाउन ट्रेंड। अब क्या करा जाए, बिकॉज काफी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे फंस चुके हैं। देखिए कंचन, की कहीं ना कहीं आपको एक कॉल लेना पड़ता है। आई थिंक ये काउंटर इतना वीक है कि इसमें पैसा लगा के भी कोई मतलब नहीं है। उतना चार्ट तो उतना कोई ऑनेस्टली कोई प्रॉमिसिंग नहीं है। और ये भी कहना कि यहाँ से और एक पुल बैक मिलेगा, तो आई थिंक ये ज्यादा हाईली स्पेकुलेशन हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इट्स एन एग्जिट। ओके, चलिए ये व्यू हो गया एमटीएनएल पर। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। पिंटू चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से। पिंटू जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी सवाल सर आपका। मैम मेरे पास किर्लोस्कर के 163 शेयर है 1535 के भाव पर डिलीवरी में लिए हैं मैंने, तो मेरा 1 साल का व्यू है, तो उसी के ऊपर मुझे जानना था। ठीक है, 1535 इनकी खरीद है, करीब करीब 46 रुपए का लॉस झेल रहे हैं प्रति शेयर किर्लोस्कर ब्रदर्स में। चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं राजेश जी, मुनाफे में तब्दील होगा या फिर निकल जाएं?
आई थिंक आपको निकलना चाहिए क्योंकि काउंटर में एक अगर आप डेली चार्ट देखें तो आपको एक क्लीन ब्रेकडाउन दिखता है और ये जो 1600 का लेवल था वो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल था और एक एक्सपेक्टेशंस थी कि 1600 से ये पलटेगा तो कम से कम 1750 1800 तक का मुंह देगा। लेकिन अगर वो हुआ नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद सेलर हावी हो जाएगा, लिक्विडेशन बढ़ेगा, बुल ट्रैप सिचुएशन बढ़ेगा। तो फिलहाल मैं यही कहूंगा 1486 चल रहा है, 1500 1520 का आपको एग्जिट मिलेगा जहां पे मुझे लगता है आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। 1486 चल रहा है तो आप 1450 के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल बने रहे और पुल बैक में निकाल दें। ओके, तो पुल बैक में आपकी पोजीशन जो है आप एग्जिट करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है वो ट्विटर यानी कि एक्स पे आया है अभिषेक का। अभिषेक के पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 61 शेयर्स हैं। सातपुते सर 4670 की बाइंग है, काफी प्रॉमिसिंग काउंटर है, फंडामेंटली बैक्ड भी है और इस टाइम पे अगर देखें तो चलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम पे ये बना हुआ है, क्या करा जाए? देखिए मेरे हिसाब से तो होल्ड है क्योंकि यहाँ पे 4200 का सपोर्ट है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 4000 का। मैं पर्टिकुलरली डीपी रख रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा काउंटर है, वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, 100-200 रुपए उसके लिए कुछ नहीं है। तो 4000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामने बजट है तो इसमें कुछ ना कुछ तो डिफेंस में मोमेंटम मिलना चाहिए। तो ये मोमेंटम आपको चांस देगा कि जहाँ पे आपका लॉस जो है वो आप ट्रिम कर सकते। इसका पहला रेजिस्टेंस आता है 4600 का और अगर 4600 के पार बजट के बाद अगर यहाँ पे मोमेंटम आता है और 4600 के पार चला जाता है तो 4900 से लेके 5000 तक का बड़ा स्विंग डिफेंस में आ सकता है और जनरली डिफेंस बजट के दिन लाइमलाइट में रहता है। तो फिलहाल आप बने रहे, 4000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। ओके, हेल्प पर ये व्यू हो गया। क्विकली सर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ना हिंजिंग पर आए तो मैं चाहूँगी संक्षेप में बताएं क्या करना चाहिए क्योंकि सिल्वर में करेक्शन, शार्प करेक्शन, ईटीएफ्स अभी डाउन है 10 से 15% और उसका एक रिफ्लेक्शन हिंजिंग पर भी। जो मुनाफे में है क्या निकल जाना चाहिए अभी? आई थिंक पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग तो करनी चाहिए। देखिए क्योंकि हमने हिंदुस्तान जिंक मुझे याद है 450 के आसपास वो ब्रेकआउट था और अनुज जी ने भी उसको पकड़ा था। तो जिस तरह से ये मोमेंटम है करीबन 700 के आसपास आया, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट टेकिंग होगी। तो एटलीस्ट आपको पोजीशन नहीं क्लोज करनी कोई बात नहीं, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करे। 500 शेयर है तो 250 बेच दे, 250 बने रहे तो आपका मुनाफा तो निकल आएगा। तो फॉर मी पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग होगा। लेकिन अगर इसका थोड़ा आप श्रेया कोई अगर 1 साल के होराइजन से देखता है या 6 महीने के होराइजन से देखता है तो ये मोमेंटम प्रोबेबली फिर से चैलेंज करेगा 700 के लेवल को। अगर 700 के पार चला जाता है तो 740 तक का मूव आएगा। तो दोनों तरफ का आप कह सकते हैं मूव यहाँ पे पॉसिबल है क्योंकि ओवर बॉट है, ओवर स्ट्रेच है, इसलिए पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करना ये मुझे एडवाइजेबल लगता है। जी, तो पार्शली प्रॉफिट बुक आप इस टाइम पे करके चल सकते हैं। इथी राय हिंदुस्तान जिंक पे। सातपुते सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू। तो चलिए अब वक्त हो गया है ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। आशीष चतुर्वेदी स्टूडियो में है, लेके आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1। धन्यवाद।